जय हिंद सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एफएसटी टेस्ट 36 का लिंक, जिसमें पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी में। तो हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए एफएसटी 36 के लिए, लेकिन इस पेपर डिस्कस करने से पहले जो हम लोग का मिशन है, मिशन 25 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर वीएसपी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको हमको डिस्कस करना है। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पे बात करते हम लोग हैं 46। देखिए 46 की बात करें तो क्या दिया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। बोला गया है वेग स्थिरांक घातांक के साथ बढ़ता है जब सक्रिय ऊर्जा घटती है और तापमान क्या होता है आपका, बढ़ता है। एकदम आपका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, K = A e की पावर माइनस PA अपान क्या होता है, यहाँ पे RT होता है। ठीक, तो यहाँ क्या बोला, वेग स्थिरांक K का मान अगर बढ़ रहा है तो सक्रिय ऊर्जा यहाँ पे क्या होता है, माइनस में दिया हुआ तो घट रही है और तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो आपका एकदम सही है। E की पावर माइनस E/RT ऐसे अणुओं का प्रभाज बताता है जिसके पास ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा होती है। ठीक ना? तो एकदम आपका क्या होगा, ए भी आपका क्या होगा, आपका सही होगा। इसीलिए क्या होगा, 46 कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों आपके सही हो जाएंगे। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, आइए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जलीय विलयन में अधिक क्षारीय है? तो जलीय विलयन में वही क्षारीय होगा जो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस का साल्ट है। तो क्या होगा आपका, वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस का साल्ट होगा। तो जलीय विलयन में वही क्या देगा, क्षारीय माध्यम जिसका बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम एसीटेट बोलते हैं। ठीक, वीक एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट है, जिसमें आपका क्या दिया हुआ आपका है, यहाँ पे स्ट्रांग बेस क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बोलिए। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है 48 में फिनाल की CO2 से NaOH की उपस्थिति में अम्लीकरण द्वारा यौगिक यक्स उत्पाद देता है। यक्स की देखो लिखा हुआ CH3CO का होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड से सल्फ्यूरिक H2SO4 की उत्प्रेरित मात्रा की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बनाता है। इसका मतलब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए तो फिनाल मतलब C6H5OH, फिनाल को जब हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा दें, देखो CO2, तो यहां पे ले ले हम लोग क्या, CO2, यहां ले लेते हैं CO2 और यहाँ पे क्या NaOH की उपस्थिति में अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं CO2, हाँ NaOH की उपस्थिति में, और क्या देखो लिखा हुआ अम्लीकरण, मतलब क्या बोलेंगे, एसिडिफिकेशन, क्या बोल देंगे, एसिडिफिकेशन। जब हम लोग का एसिडिफिकेशन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे जो बनता है पहले साल्ट बनता है और फिर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड का साल्ट बनेगा और फिर CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फिर OH और COOH, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और अगर सैलिसिलिक एसिड को अगर हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा दें, CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे जो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे एसिड पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन यहाँ से H निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, यहीं पे यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा, COOH। ये तो हमारा जैसा वैसा बना रहेगा, लेकिन यहाँ की बात करेंगे तो क्या होगा आपका O, यहाँ पे CO और क्या होगा आपका CH3। तो यहाँ देख सकते हैं आप कौन सा आंसर होगा आपका, क्या बनेगा आपका OCOCH3। देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ आपका, क्या पूछा है यहाँ पर,
क्या आपका यक्स उत्पाद, यही पे फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, तो यही हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा आपका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। क्या बोलते हैं हम लोग, है एस्प्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। आइए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। जो कार्य 49 में निम्नलिखित यौगिकों में क्षारीयता का बढ़ता क्रम है। क्षारीयता का बढ़ता क्रम है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी क्या लोन पेयर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्षारीयता, तो क्या लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कहां पे है, सी के पास है। तो सी के पास यहां पर है और सी के पास आपका यहां पे है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका प्लस का आई इफेक्ट लग रहा है, और जब प्लस का आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे लोन पेयर है, तो क्या करेगा, इजिली में क्या करेगा, डोनेट कर देगा। लेकिन अगर वहां पे क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा है। क्या होगा आपका, यहाँ पे कोई रेजोनेंस तो मिल ही नहीं रहा है। देखो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं मिल रहा है तो क्या होगा आपका, यहाँ पर सी के बाद क्या होगा आपका, यहाँ पर इजिली वे में क्या करेगा, आपका डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी के बाद कौन सा आएगा, आपका डी आएगा। सी के बाद क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो इसका लोन पेयर क्या है, अनस्टेबलाइज है, इसका तो सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद आएगा ए, और क्या होगा आपका सी, मतलब बी, मतलब क्या होगा आपका, सी का सबसे ज्यादा और बी का सबसे कम हो जाएगा। इस क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा है, अब क्या करेगा, इजिली वे में डोनेट कर देगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, बी में क्या लोन पेयर तो है लेकिन क्या स्टेबलाइज नहीं कंपाउंड है, इसीलिए इसकी क्षारीयता सबसे कम हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्या दिया हुआ है, एल्काइन का अपचयन कराने पर किसके साथ ट्रांस एल्कीन बनता है। तो याद रखिएगा, यहां अगर एल्काइन की बात करें तो एल्काइन मतलब हम लोग ले लें क्या, यहां पे ऐसे लिख दें हम लोग सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां पे हम लोग आर ले लेते हैं। ठीक, और अगर इसकी हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहीं पे क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे आर, यहाँ पर एच, और यहाँ पर आर, और यहाँ पे एच हो जाएगा। आर और क्या है, आर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। और यही जो ट्रांसफॉर्म बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। तो सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। 51, देखो 51 में क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में मुख्य उत्पाद देगा। तो देखो मुख्य उत्पाद की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ देखो क्या है, ये इनर द प्लेन है, और यहाँ पे जो एच होगा, एक आपका एच यहाँ पे है। अगर यहाँ से हम लोग हटाएंगे तो देखो 4 डिग्री है, यहाँ से हटाएंगे 2 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, SN2 मैकेनिज्म होगा और E2 एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या होगा आपका, SN2 मैकेनिज्म होगा और E2 एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर हमारा बन जाएगा, यहाँ से Br और यहाँ से S निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, यहीं पे जो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा, यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो देख सकते हैं भैया कौन सा बनेगा आपका, यही फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, SN2 मैकेनिज्म और E2 एलिमिनेशन होगा, तो यही हमारा प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रांग बेस है, और स्ट्रांग बेस क्या होगा आपका, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है। बोल सकते हैं हम लोग क्या, स्ट्रांग जो बेस होता है, मजबूत क्षार जो होता है, स्ट्रांग बेस मजबूत क्षार होता है, क्या होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। 52 क्वेश्चन के, क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ किसी अभिक्रिया हेतु ताप की दर स्थिरांक के पर निर्भर बता रही है। तो याद रखिएगा, ये यहाँ पे देखिए हम लोग जो फार्मूला पढ़ते हैं ना अर्हेनियस इक्वेशन का, तो अर्हेनियस इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, ln के
एल एन के इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ई ए अपान आर टी, फिर क्या लिखते हैं हम लोग, क्या प्लस एल एन ए लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर टी प्लस एल एन ए लिखते हैं। और यही पूछा जाएगा क्या, एल एन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान टी में जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारा कैसा होगा, आपका ऐसा ही हो जाएगा आपका, एल एन के और 1 अपान टी में ग्राफ खींचेंगे, जो स्लोप होगा ई ए अपान क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। ठीक, स्लोप क्या होगा आपका, ई ए अपान आर हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आप। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। 53 देखो क्या दिया, निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है। यहां देखो HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और हीट कर रहे हैं। तो जब HI के साथ रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे ना, तो याद रखिएगा यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, देखिए अगर HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो क्या बनना चाहिए, यहां देखिए यहां पे बॉन्ड आपका यहां से टूटेगा, और जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ देखिए आपका ऐसे ही प्रोडक्ट हमारा बनेगा, यहाँ पे बेंजीन और आपका यहाँ हम लोग ऐसे बना दें और आपका ऐसे, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ निगेटिव साथ यह चला जाएगा तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका, आई आ जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें ओ है तो ओ के साथ यहाँ पे क्या होगा आपका, मैकेनिज्म आपका यहां से टूटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कौन सा आंसर बनेगा आपका, यहाँ पे आपका, यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। अगर HI के साथ हीट कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा विलियमसन सिंथेसिस, वही आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आपकी हो रही है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है 54 में 1 मोलर जलीय विलयन के लिए निम्नलिखित यौगिकों में सर्वाधिक गलनांक प्रदर्शित करेगा। सर्वाधिक गलनांक वही प्रदर्शित करता है जो क्या होगा आपका, वही जिसके पास क्या हो आपका, जिसके पास लोएस्ट नंबर ऑफ क्या हो आपका आयंस हो। अगर जिसके पास नंबर ऑफ आयन कम होंगे वही क्या होगा आपका सर्वाधिक गलनांक प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब बोलेंगे क्या, लोएस्ट नंबर ऑफ आयन, लोएस्ट नंबर ऑफ अगर आयन होंगे, आयंस होते हैं तो क्या होगा आपका मैक्सिमम क्या बनाएंगे आपके मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका। इसका मतलब देखो यहां पे बोलेंगे तो नंबर ऑफ आयन यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 1 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आयंस बनेंगे, 2 आयंस बनेंगे और यहाँ पे 1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका 0 बनेगा। यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे नंबर ऑफ आयन, ठीक। तो देखो भैया यहाँ पे क्या बनेगा 0, तो लोएस्ट नंबर ऑफ आयन आपका कोई भी आयन नहीं बनेगा, तो यही इसका क्या होगा मैक्सिमम क्या होगा आपका गलनांक, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट को बताएंगे, ठीक है ना भैया, बोलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 55 SN1 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित हाइलाइट्स हेतु सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। तो देखो SN1 मैकेनिज्म की बात करेंगे तो SN1 मैकेनिज्म में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। और यहां पर अगर पूछा जाएगा तो यहां पे आपका देखिए यहां से हटेगा तो यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री हो जाएगा, यहां से हटेंगे तो 1 डिग्री एल्किल हो जाएंगे। और अगर थर्ड की बात करें हम लोग तो देखो भैया यहाँ पे बात करें हम लोग तो यहाँ पे CH2 और क्या होगा यहाँ पे Cl, यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे क्या है आपका, क्या है आपका देखो यहाँ पे OCH3 है, ठीक, पहला पोजीशन पे। तो देखो बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की सबसे ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा आपका थर्ड का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर आएगा आपका फर्स्ट, फिर आएगा आपका सेकेंड। ये क्या होता है SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है ना, SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड।
तो देख सकते हैं थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो 55 करेक्ट आंसर इज क्या होगा आपका सेकेंड। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भैया क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु हेतु द्वितीयक बहुत त्रिज्या है, प्लांक नियतांक एच की वैल्यू इतनी वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना दिया हुआ 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या दिया हुआ आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम, E0 की वैल्यू आपकी इतनी दी हुई है। तो पूछ रहा है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीयक बोहर त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला जो लगाएंगे, R इज इक्वल टू क्या होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ लिख सकते हैं 0.529, और यहाँ पे द्वितीयक की बात किया गया है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर अपान 1 लिख देंगे, तो 0.529 इंटू 4 कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर 36 36, 4 दूना 8, 3 11, 1 4 5 20 और 1 21 यहाँ। तो देखो भैया 4 दूना 8, 3 11, 1 4 5 20 और 1 21, तो वहां पे 2.116 दो लिखा हुआ है 2.16, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पे 2.11 से 2.12, तो 2.12 ये फोर्थ इज क्या होगा हमारा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। एंगस्ट्रॉन में इसकी वैल्यू हमारी आएगी, तो 2.12 एंगस्ट्रॉन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया है 57 में एक दुर्बल अम्ल HA व दुर्बल क्षार BOH हेतु pKa व pKb क्रमशः 3.2 एंड 3.4 है, लवण AB विलयन का pH होगा। तो देखो भैया अगर pH की बात करेंगे तो pH इज इक्वल टू क्या होता है 7 प्लस 1/2 क्या होगा आपका pKa माइनस क्या लिख देंगे हम लोग pKb, क्या लिख देंगे pKa माइनस pKb हो जाएगा। ठीक, अब देखो भैया 7 प्लस 1/2 pKa की वैल्यू कितना दिया है 3.2 माइनस 3.4, तो देखो भैया क्या आ जाएगा 7 प्लस 1/2 माइनस में 0.2 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 प्लस काट दीजिए तो क्या आएगा आपका, क्या होगा आपका माइनस में ऐसा लिख देंगे माइनस में 0.1, तो कितना आएगा आपका 6.9। तो यहाँ पे जो हमारा pH की वैल्यू आएगी आपकी क्या होगा आपका 6.9 हो जाएगा। ठीक, तो 6.9 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें। पेरोक्साइड की उपस्थिति में 3 मेथिल पेंट 2 इन की HBr से अभिक्रिया कराने पर योगात्मक उत्पाद बनता है, उत्पाद के लिए त्रिविम समावयव की संख्या होगी। देखिए भैया अगर हम लोग पेंट 2 इन है, पहले है डबल बॉन्ड पेंट है 3 मिथाइल, यहाँ पे 3 जोड़ दिया हमने CH3, यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या है CH3। जब हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे और देखो यहाँ पे क्या दिया है, और यहाँ पे पेरोक्साइड की उपस्थिति में मतलब H2O2 की उपस्थिति में या बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। ठीक, तो अगर जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे Br जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा आपका देखो ब्यूट 2 इन, यहाँ पे क्या होगा आपका H ऐसे हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे H और यहाँ पे क्या होगा आपका Br, और यहाँ पे क्या होगा C, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या H, और यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, फिर क्या होगा आपका CH2 और फिर क्या होगा आपका CH3। यहाँ देख सकते हैं क्या नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने बनेंगे, तो देखो यहाँ पे
सब क्या है, ग्रुप अलग अलग हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल कार्बन बनेंगे 1 और यहाँ पे बनेंगे नंबर ऑफ पैरेलल कार्बन आपके 2 बन जाएंगे। तो पूछेगा क्या, कितने त्रिविम समावयवी। त्रिविम समावयव की बात करेंगे तो होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 मतलब क्या होगा आपका 4 समावयवी बन जाएंगे। क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 59 का। जो क्या, दो अभिक्रिया R1 व R2 है तो समान पूर्व घातांकीय कारक हैं। R1 की सक्रियण ऊर्जा R2 से 10 किलो जूल पर मोल अधिक है। यदि अभिक्रिया R1 और R2 और 300 केल्विन पर दर स्थिरांक K1 और K2 है तो ln K2/K1 का मान होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आइए हम लोग देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA/RT होता है। ठीक, यहां पे हम लोग देखा जाए तो हम लोग लिखें R1 के लिए, रिएक्शन R1 की बात किया जाए तो यहाँ पे K1 इज इक्वल टू क्या होगा, A e की पावर EA1/RT। ठीक, अगर R2 की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, K2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका A e की पावर EA2/RT हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पूछा जाए आपसे क्या K2/K1 को हम लोग क्या करें, देख लें। तो यहाँ लोग क्या करें, K2/K1 हम लोग लिखें तो K2/K1 की बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्या A से A कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, E की पावर माइनस EA2/RT अपान E की पावर माइनस EA1/RT हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हमको निकालना है, यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा R1 की सक्रियण ऊर्जा R2 से 10 गुना अधिक है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, EA1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, EA1 इज इक्वल टू EA2, ऐसे लिख दे। देखो R2 से EA2 प्लस क्या होगा आपका, तो 10 किलो जूल दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 10,000 लिख दें हम लोग। ठीक, क्या होगा आपका जूल पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे E की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करें, अब इसको हम लोग क्या करें, ऊपर कर दें। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, K2/K1 इज इक्वल टू E की पावर क्या लिख दें हम लोग, E की पावर माइनस EA क्या लिखेंगे हम लोग, देखो EA2 क्या लिख देंगे, EA2 माइनस क्या लिखे हम लोग, ऐसा लिख दें EA1 अपान क्या होगा आपका RT, कॉमन ले लेते हम लोग हैं। ठीक, और EA2 देखो यहाँ पे EA2 की वैल्यू यहाँ पे EA1 इज इक्वल टू EA2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका EA2 प्लस 1000। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे हम लोग क्या, तो देखो भैया EA2, तो देखो हम लोग EA2 की वैल्यू क्या लिखेंगे लोग, EA2, तो EA1 की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। कैसे लिख दे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ऐसे निकाल दे, अगर दोनों का लॉग निकाल दें तो ln K2/K1 इज इक्वल टू EA2 माइनस EA1/RT। ठीक, तो देखो EA1 की वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम लोग लिख दें यहाँ पे क्या, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ln K2/K1 इज इक्वल टू, देखो EA2 तो हम ऐसे लिखा हुआ है EA2, EA1 लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे EA1 माइनस EA2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस, देखो यहाँ पे देखो माइनस, देखो यहाँ पे माइनस EA1 की वैल्यू हम लोग लिख ले यार, यही हमारा EA1 है, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर माइनस ऐसे लिख दें EA2 प्लस 10,000। ठीक है, अपान RT। ठीक, अब देखो यहां पे हम लोग लिख दें EA2 EA1, तो ये तो हमारा कट जाएगा। तो देखो भैया ln K2/K1 इज इक्वल टू,
ये तो कट जाएगा आपका, यहां पे क्या बचेगा आपका 10,000 अपन आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 300। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे ln k2 बाई k1 की वैल्यू जो हमारा आ जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा कितना आएगा आपका, देखिए 3, यहाँ पे 0 0 इसको काट दीजिए, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग 8.3, तो 8 मान ले यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 100 अपान 8 3 के 24, 24 ले लीजिए, तो 24 3 72, 24 चौका 96, लगभग 4 के बराबर आ जाएगा। कितना आएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बताइए। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, यहाँ पे ln k2 बाई k1 निकालना था, थोड़ा सा आपको घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है ना, बोलिए। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें, 60 क्वेश्चन की। देखो क्या दिया है, दिया गया है सी ग्रेफाइट प्लस O2 से CO2 बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या, देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इतनी दी हुई है, H2 प्लस 1/2 O2 गिव्स H2O लिक्विड में दिया, इसकी वैल्यू इतना दिया हुआ है। CO2 प्लस 2 H2O लिक्विड से क्या CH4 प्लस क्या दिया है 2O2 गैस, इसकी वैल्यू इतना दिया हुआ है। उपरोक्त दी गई उष्मीय रसायन अभिक्रियाओं में 298 केल्विन पर डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मान होगा। देखो इसके लिए पूछ रहा है, तो देखो यहाँ ग्रेफाइट, तो ठीक है ग्रेफाइट आपका यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे 2H2 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है H2 है, तो इसको हम लोग क्या करें इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ क्या रिएक्शन डेल्टा H नॉट R इज इक्वल टू, हम लोग क्या करें EA1 प्लस EA2, हम लोग ऐसे जोड़ दें, तो EA1 प्लस EA2 की हम लोग बात करें हम लोग यहीं पे, तो क्या होगा आपका यहाँ पे लिख दीजिए, इसके लिए कितना दिया है माइनस 393.5, ठीक, प्लस 2 इंटू कितना दिया है माइनस 285.8, ठीक। अब यहां पे देखो प्रोडक्ट की वैल्यू कितना दिया है आपका, प्लस में दिया हुआ, तो ये इनको क्या करें हम लोग ऐसे लिख दें, आप फिर क्या लिखें प्लस 890.3 किलो जूल, सब किलो जूल में ही दिए हुए हैं, जोड़ लीजिए, माइनस 393.5 प्लस 2 8 16 6, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, ये क्या होगा सब निगेटिव में है, ये भी क्या है आपका निगेटिव में है। 571.6 माइनस 571.6 प्लस 890.3, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस में है तो यहाँ पे 6 5 11 1 3 1 4 1 5 7 9 7 16 1 17 5 3 8 1 9 प्लस यहाँ निगेटिव में है 890.3, तो देख सकते हैं भैया यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस में आएगा 11 में से 3 जा 9, और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे 17 में से 9 जा 17 में से 9 जा 9 8 17, 84.9 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो देखो कोई दिया आंसर क्या 14 में 4 हो जाएगा, तो को यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे 11 में से 3 जा 11 में से 3 जा 8 3 11 8 आएगा ना, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 4, तो 4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 7 में 17 में से ठीक है 17 में से 9 जा, तो कितना आएगा आपका अरे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखो 11 में से 3 जा 8, 4, ठीक है 4 हो जाएगा। अब देखो 17 में से 9 जा 8 आ रहा है क्या, 890 तो दिया हुआ है आपका, तो 17 में से 9 जा 9 8 17, तो गलत कहां पे हो रहा है आपका, यहाँ पे
क्या गलती हो रही है आपका इसको हम लोग जोड़ में कुछ गड़बड़ कर दिए। देखिए क्या हुआ है आपका, यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों का 590, तो ठीक है 590.3। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे माइनस 393.5 माइनस 2 8 16 को 6, 2 5 10 1 11, ठीक, 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 5 प्लस 890.3। यहाँ पे देखिए माइनस 6 5 11 के 1, 3 1 4 1 5 और 7 9 7 16 1 17, 5 6 5 11, 3 1 4 1 5, 7 9 9 7 16 और यहाँ पे 5 3 8 1 9 प्लस 890.3। देखो भैया माइनस 11 में से 3 जा 8, यहाँ पे 4, ठीक है, 16 में से 9 जा 9 7 16 7, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो कितना आंसर आपका आ जाएगा, माइनस में 74.8 किलो जूल पर मोल। थर्ड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कह दिया 61 में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो भैया रेडॉक्स अभिक्रिया उसको बोलते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जीनान का निकालेंगे तो 1 फ्लोरीन पे 1 -1 4, 4 फ्लोरीन -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4, यहाँ पे जीनान का कितना होगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे F2 O2 F2 है, यहाँ पे O2 F2 की बात किया जाए तो O2 F2 में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोरीन पे क्या होगा -1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होगा +1, यहाँ पे +1 से किसमें जा रहे हैं 0 में, तो यही क्या हो रहा है आपका रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जीनान का क्या हो रहा है आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 2 ही होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ निकालेंगे +6 आ रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 6 होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा प्लस का 6 और यहाँ पे नहीं आएगा प्लस का 6, यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना। आइए भैया बात करते हैं 62। देखो 62 में क्या दिया हुआ है, 62 में पूछा गया 0.2 ग्राम एसिटिक अम्ल को 20 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर बेंजीन का गलनांक 0.45 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि एसिटिक अम्ल क्या संयोजन क्या लिखा हुआ है द्विलक बनाता है तो एसिटिक अम्ल का बेंजीन में संगठक प्रतिशत होगा। यहाँ पे बेंजीन के लिए KF की वैल्यू दिया हुआ है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो भैया इसके लिए एक सबसे बेहतरीन सबसे बड़े क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एसिटिक एसिड का हमको क्या अपना द्विलक बनाना पड़ेगा, डाइमराइजेशन। इसका मतलब क्या करेंगे CH3COOH को अगर हम लोग 2 मोल ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3COOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो T = 0 पे क्या देखें T = अगर आपका 0 पे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0, और अगर T = यहाँ पूछा जाए इक्विलिब्रियम पे अगर यहाँ पे क्या है आपका अल्फा मान ले हम लोग तो 1 - अगर अल्फा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर 1 मोल के लेंगे तो अल्फा बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। टोटल मोल दिखाएं, टोटल मोल की बात करेंगे तो 1 - अल्फा प्लस क्या करेंगे अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ देख सकते हैं हम लोग हैं 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + अल्फा बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 + अल्फा यहाँ पे -2 तो 1 - अल्फा बाई 2, 1 - अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक।
अब लेकिन इसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड बेंजीन मिलाने पर आपका देखो 0. कितना दिया आपका 0.45 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो 0.45 यहाँ पे दिया हुआ है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.45 है। यहाँ पे अगर हम लोग आई की वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। के एफ की वैल्यू दिया है 5.12 दिया हुआ है। मोलरिटी क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे तो देखो 0.2 अपॉन और यहाँ पे दिया एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का पूछा जाएगा क्या मोलर मास। तो मोलर मास एसिटिक अम्ल का कितना होता है 60 होता है। कितना होता है 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है देखो लिखा हुआ है 20 ग्राम। तो 20 अपॉन किलोग्राम में 1000 हो जाएगा। यहां से हमको अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ना तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या आएगा आपका जो परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आएगा 94। कितना आएगा 0.946 आएगा। क्योंकि देखो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेटिव है तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम लोग क्या करें इसको उधर लेके जाएंगे फिर 1 माइनस से इसको घटाएंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 0.94। और जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा 94.6 परसेंटेज हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक कैलकुलेटिव था, बस आपको यही समझना था कि जब इसका डाइमराइजेशन करेंगे तो कैसे हमको इसका फॉर्मेशन करना होगा। ठीक है ना। तो 94.64 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 63 का। देखो 63 में पूछा गया है 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलरिटी COCl3.6H2O बिलियन के साथ अधिक में AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर 1.2 इंटू 10⁻2022 आयन अवक्षेपित होता है तो यौगिक होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले हम लोग n की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो n इज इक्वल टू क्या होगा आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻22 अपॉन 6 इंटू 10⁻23। तो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ 6 दूना 12 0.2 और यहाँ पे काटेंगे तो ये कट जाएगा तो एक ऊपर जाएगा तो 0.02 आपका आ जाएगा। ठीक, n की वैल्यू हमारी आ गई। अब अगर हम लोग ऐसे निकालें एक पॉइंट और तो हम लोग जानते क्या है यहाँ पे हम लोग निकालेंगे मोलारिटी। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या नंबर ऑफ मोल 0. अब यहाँ पे नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नॉर्मल मोल इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अपॉन वी। तो मोल अपॉन वॉल्यूम देखो कितना आएगा आपका इसके लिए निकालेंगे तो 0.1 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 मिलीलीटर में निकालना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा आपका 0.01 आ जाएगा। यहाँ पे 0.02 है। तो नंबर ऑफ आयन Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेटेड की बात करेंगे भैया हम लोग ना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है क्या n अपान यहाँ पे देखो मोलरिटी। तो देखो n की वैल्यू कितना दिया है 0.02 अपान 0.01। तो कितना आया है 2। इसका मतलब कितने नंबर आप कितने प्रेसिपिटेट बनेंगे जो बड़े ब्रैकेट के बाहर देखो 2 आपके Cl होना चाहिए वही क्या बनाएंगे आपकी यौगिक बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यही क्या फोर्थ जो हमारा देखो यहाँ पे 2 Cl बना रहा है ना तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं 64 का। देखो 64 की बात करें तो क्या दिया 1 ग्राम कार्बोनेट की HCl अधिक के से क्रिया कराने पर 0.01186 मोल ऑफ CO2 बनता है तो MgCO3 का मोलर द्रव्यमान होगा। इसका मतलब क्या करेंगे अगर हम लोग M2CO3 की अगर रिएक्शन करा दें किसके साथ देखो लिखा हुआ है HCl के अधिक के साथ तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे MCl बन जाएगा। क्या बनेगा भैया MCl बन जाएगा। मतलब क्या बनेगा MCl
प्लस क्या बनेगा CO2 प्लस क्या बनेगा आपका H2O। यहाँ पे आपका देखिए इसके लिए हम 2 मोल ले लें तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो क्या बनेगा आपका 2 मोल आपका क्या बन जाएगा आपका MCl प्लस CO2 प्लस क्या बन जाएगा आपका H2O। लेकिन क्या पूछ रहा है आपसे है, देखो इसका मोल दिया हुआ है कितना CO2 का मोल, मतलब इसका किससे कंपेयर करा रहे हैं CO2 से। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितना दिया है आपका 0.01186 दिया हुआ आपका, ठीक ना। अब देखो लेकिन इसके 1 मोल के लिए यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 2 मोल, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर 1 मोल हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा आपका 1 मोल। कोफिशिएंट सबके क्या है, यहाँ पे 1 मोल 2 मोल 2 मोल 1 मोल 1 मोल। तो देखो यहाँ इसका इससे कंपेयर करा, इसके 1 मोल के लिए इसका 1 ही मोल बन रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अब देखिए M2CO3 की बात करेंगे, इसका मोलर मास, इसका क्या 1 वेट कितना दिया आपका 1 ग्राम, तो 1 अपॉन इसका मोलर मास पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछ रहा है, इज इक्वल टू इसके मोल दिए हुए हैं तो 0.01186 हो जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट मतलब पूछ रहा है आपसे है तो M इज इक्वल टू क्या होगा आपका, M मॉलिक्यूलर वेट की बात किया जाए ऐसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.01186। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 तो 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 अपॉन 1186 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना तो देखो हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे 1186 है, यहाँ हम लोग 10 से ले लें तो 11/88, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 84.3 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 84.3 आपका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा 64 का सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, आइए बात करते हैं 65 का। देखो दिया दिया गया है, पूछ रहा है उपरोक्त दिए गए ऑक्सीकारक में कौन सा ऑक्सीकारक सबसे प्रबल होगा, मतलब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे ना तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारे क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म दिया हुआ है ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज इसका जितना ज्यादा होता है ना उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज्यादा होता है, मतलब ऑक्सीकारक उसका सबसे ज्यादा प्रबल होता है। तो देखो इसका तो सबसे ज्यादा हो गया, ठीक, इसका क्या हो गया आपका सबसे ज्यादा हो गया, तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे ऑक्सीकारक सबसे ज्यादा ये होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछता है आपसे क्या कि सबसे क्या बोलता रिड्यूसिंग पावर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होता है, तो जिसमें निगेटिव वैल्यू जितना ज्यादा या बोले निगेटिव वैल्यू जिसका जितना कम उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा, तो इसका क्या होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर हो जाता है आपका। ठीक ना, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर, इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो भैया आइए आगे बात करते हैं 66 में। जो क्या दिया हुआ हाफ मान अभिक्रिया में NaOH-Br2 की प्रति मोल एमीन की मोल की संख्या क्या होगी। तो देखो भैया अगर हम लोग बात करें RCO NH2 की अगर हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ NaOH प्लस Br2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो NaOH होता है ना इसका 4 मोल हम लोग लेते हैं, कितना लेते हैं 4 मोल। तो जब ये क्या होता है आपका यहाँ पे जो CO होता है ना ये आपका क्या होता है रिड्यूस होता है, मतलब घट जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका NH2 बनता है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 कार्बन लेस, इसको बोलेंगे 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं, हाफ मैन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखो 4 मोल NaOH प्लस Br2, देखो लिखा हुआ NaOH के 4 मोल और Br2 के 1 मोल हम लोग लेते हैं।
ये देखो और कोई कहीं कोई दिया नहीं, वो यहाँ पे देखो 2 मोल दिया है इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे 1 मोल दिया है इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे 2 मोल दिया है, यहाँ पे 2 मोल आपके गलत हो गया। ठीक है, आइए बात करते हैं 67 का। देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा प्रकाशिक समयावता प्रदर्शित करेगा। तो प्रकाशिक समयावता की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको ऐसे याद करना है क्या कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होना चाहिए, आपका होगा आपका CO। यहाँ पे सब में CO दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहीं पे हम ऐसे थोड़ा सा बना दें आपका, यहाँ पे Cl और हम लोग Cl ऐसे बना दें। देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो यहाँ सिस और ट्रांस बनेगा, क्या बनेगा, सिस ट्रांस बनता है। और यहाँ बात करेंगे क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या D एंड L फॉर्म बनना चाहिए, तो ये तो क्या होगा, सिस और ट्रांस बनेगा। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, सिस और ट्रांस बन जाएगा। यहाँ बात करेंगे तो यहीं पे हमारा क्या बनेगा, सिस फॉर्म, यही आपका क्या बनेगा, आपका ज्योमेट्रिकल क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ट्रांस फॉर्म नहीं करता है क्योंकि क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, इसलिए यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। तो देखो भैया यहाँ पे En की बात करें और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस, क्योंकि Cl को हटाएंगे तो प्लस लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहीं पे, इसका अगर हम लोग मिरर बना दें, मिरर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहीं पे CO, यहाँ पे क्या होगा Cl, और यहाँ पे कहाँ चला जाएगा Cl इधर, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका En, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका En, आपका ऐसे हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, डेक्स्ट्रो फॉर्म बनता है, क्या बनता है, डेक्स्ट्रो। ठीक, और यहाँ पे क्या बनता है, लीवो, लीवो फॉर्म बनता है। ये डेक्स्ट्रो बनेगा, ये लीवो फॉर्म बन जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे डेक्स्ट्रो लीवो तो हमारा बना रहा है, लेकिन यहाँ डेक्स्ट्रो लीवो बना रहा है ना, तो यहाँ अगर इसका सिस और ट्रांस फॉर्म, तो डेक्स्ट्रो लीवो बन गया। अगर इसको हम ऐसे बना दें, यहीं पे CO, यहाँ पर Cl और Cl हम लोग ऐसे बना दें En, और क्या बन जाए आपका, यहाँ पे ऐसे बना दें En। तो देखो भैया यहाँ देखो ट्रांस बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है। और ये क्या बन जा रहा है आपका, देखो यहाँ पे सिस भी बन रहा है, क्या बना रहा है, सिस फॉर्म बना रहा है। तो देखो ट्रांस की बात करेंगे ना तो यहाँ भैया क्या होगा आपका, यहाँ अगर प्लेन काटेंगे यहाँ से ना तो दोनों सिमेट्रिकली पाई जाएगी, इसीलिए ट्रांस बोलते हैं ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है, इसीलिए जो इसका सिस फॉर्म बनेगा ना वही क्या बनता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। ठीक है ना। तो उसके बाद आपका 68 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 68 क्वेश्चन की बात करें तो क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म समान चुंबकीय आघूर्ण का है। तो समान चुंबकीय आघूर्ण का वही होगा जिसके क्या बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके सेम होंगे। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो कोबाल्ट का यहाँ निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आएगा, +2। यहाँ निकालेंगे तो आयरन का कितना आएगा, +2। यहाँ निकालेंगे क्रोमियम पे +2। यहाँ निकालेंगे तो कोबाल्ट का +2। यहाँ क्रोमियम +2, आयरन का कितना होगा आपका +2। यहाँ मैग्नीज पे +2 क्योंकि H2O कितना सबका क्या होता है 0, Cl पे -1 चार्ज, यहाँ पे कितना होगा +2। यहाँ देखा जाए तो कोबाल्ट में क्या होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, तो हम लोग क्या लिख देंगे, आर्गन का 18 और 3d7 और 4s2 तो निकल गया आपका। यहाँ आयरन की बात करेंगे तो आयरन पे क्या होगा आपका 3d6 और 4s2 आपका निकल गया। तो देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 है, ये तो होगा नहीं। इसकी बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम की बात करेंगे तो आर्गन का 18, 3d5 4s1 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d4 हो जाएगा। यहाँ कोबाल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कोबाल्ट पे क्या होगा आपका +2 दिया हुआ है तो क्या होगा आपका 3d7, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखा जाए क्रोमियम पे, तो क्रोमियम अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो क्रोमियम पे यहाँ निकाला था भी हम लोगों ने, तो क्या आर्गन का 18 और क्या था आपका 3d4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इनका निकालेंगे तो क्या होगा आपका 3d6, मतलब इन दोनों की बात करेंगे ना तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए दोनों क्या होंगे आपका समान चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित करेंगे, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू कितनी होती है 4.90 बोर मैग्नेटॉन आपका होगा।
ठीक, इनका देखें भैया तो mn प्लस 2 है तो 3d 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 3d 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 है, ये तो पॉसिबल होंगे ही नहीं, तो ये कोई नहीं पॉसिबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका 68 में थर्ड होगा, जिसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 4.90 होगा। तो 68 का आंसर क्या होगा आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आपको शिल्पा मैम 69 से लेकर के 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है एफएसटी। टेस्ट नंबर आपका ये 36 है, और साथ ही साथ इसमें जो स्टार्टिंग का डिस्कशन कराया है केमिस्ट्री सेक्शन में 46 से 68 तक का जो क्वेश्चन है वो आपको उपेंद्र सर ने करवाए हैं। आफ्टर दिस 69 टू 90 नंबर के क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। और 69 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पढ़ो फटाफट। यहां पर ये क्वेश्चन जो वो है वो बोल रहा है कि अगर हम लिथियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम इनकी रिएक्शन करवाते हैं, तो इनकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, वायु के आधिक्य में, यानी कि एयर के एक्सिस में इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर दहन क्रिया कराने से, क्योंकि वायु में इनका कंबशन ही तो करवा रहे, तो जो ऑक्साइड बनते हैं वो मुख्यतः किस प्रकार के बनेंगे, कौन कौन है, जैसे कि लिथियम है, ठीक, लिथियम का दहन करा रहे हैं तो यहां पर Li2O बनता है, ठीक। फिर क्या है, सोडियम का दहन करवा रहे हैं यहां पर, तो यहां पर इसका परऑक्साइड बनता है Na2O2। फिर अगर हम बात करें कि इसका है पोटेशियम के साथ, पोटेशियम के साथ अगर यहां पर हम इसका एक्सेस एयर यानी कि आधिक्य में करा रहे हैं O2 के साथ, ठीक है, O2 के साथ यहां पर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहां पर क्या बनता है K2। ये चीजें आपको मिलती हैं जब आप इन धातुओं का, अगर हम बात करें लिथियम, पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन करवाते हैं एयर के यानी कि ज्यादा वायु की मात्रा में, ठीक। बैलेंस कर लो, यहां से 2 Li है और O एक हो जाएगा, Li2O बन जाएगा। सेकेंड 2Na प्लस, यहां पर 2 है तो 2 करा दो, O भी 2 हो गए, कि 1 है 2 O है, ठीक, बैलेंस हो गई। अच्छा, ये रिएक्शन में क्या होता है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में होती है, इसमें क्या होता है, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और बाकी अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो हमारे धातु होती हैं, क्षारीय धातु होती हैं बाकी की, वो क्या बनाती हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनाती हैं, ये परऑक्साइड्स बना रही है, ठीक, क्लियर, इतना समझ में आया। तो यानी कि ये नोट कर लो जल्दी से, यहाँ पर मोनोऑक्साइड बन गया। इस हिसाब से ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं, फर्स्ट में तो मिल गया है, सेकंड भी मिल गया और थर्ड भी मिल गया, इट मींस फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो गया। बाकी देखो यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है, ये दोनों तो मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो O2 हो रहा है, ठीक, और यहां से भी वो मैच नहीं हो रहा है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 298 केल्विन ताप पर अभिक्रिया A प्लस बी से C प्लस डी मिल रहा है, ठीक। इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक 100 दे रखा है। साम्यावस्था स्थिरांक आपको पहले ही बता दिया गया कितना है, 100 है। यदि प्रत्येक की प्रारंभिक सांद्रता 1 मोलर है, यानी कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया हुई, इसमें प्रत्येक की सांद्रता स्टार्टिंग में 1 मोलर ही ली गई है, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक। तो ये कह रहा है तो डी की साम्यावस्था सांद्रता क्या होगी आफ्टर सम टाइम, कब साम्यावस्था में, यानी कि इक्विलिब्रियम पर, जब हम एट इक्विलिब्रियम कर रहे होंगे तब डी की जो सांद्रता है वो क्या होगी। अच्छा, जो इनकी होगी वही बाकी सबकी भी होगी, क्योंकि सबकी समान है इनिशियल अगर देखेंगे। तो अब यहां पर क्या करना है, इक्विलिब्रियम पर जब आप जाओगे तो ये 1 प्लस एक्स और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक, इतना क्लियर। अब यहां से आप केसी निकाल लो, केसी की वैल्यू आपको दे रखी ऑलरेडी, क्या हो जाएगा, सी और डी अपॉन ए और बी, ठीक। केसी आपको दे रखा है 100 लिख दिया, इनकी 1 दे रखी है, सबकी आपने रख दिया। अब देखो ये नई सांद्रता आई है ना, हमें इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर निकालनी है, तो 1 माइनस एक्स, ठीक। दोनों का अगर देखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा।
और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ये बन जाएगा 10 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। अब देखो इसको इधर लेकर आओ, ठीक, तो यहां पर जो भी आप करो एट द एंड x की वैल्यू आएगी 9/11। x की वैल्यू क्या आएगी 9/11, इतना पता चल गया। अब ये जो x की वैल्यू है 9/11 है, d की सांद्रता में रख दे, में पता चल जाएगा। यहाँ पर 0.0118 समथिंग आएगी, ठीक है, कितनी आएगी 0.118 समथिंग आएगी। तो ये बन जाएगा लास्ट में, या कुछ इस तरह की ही आएगी। देखो कैलकुलेट करते हैं, क्या है यहाँ पर 9/11 है, ठीक, 9/11 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 0.018 आएगी, मतलब सही लिखी थी, ठीक, ये आएगी। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो कितना बन जाएगा 1 प्लस 0.018 यानी कि 1.018। आंसर कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा 1.18 समथिंग। क्या आ जाएगा आंसर, फटाफट आंसर बताओ इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 818 समथिंग हो जाएगा, ठीक है, 1 ऐड करने पे। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 1.818। क्लियर, चलो तो फोर्थ ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाते हैं। 9/11 करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। 9/11 करोगे देन 1 प्लस कर दोगे, 9/11 से जो वैल्यू आएगी आप एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेना, ठीक है। बाई चांस यहाँ पर कैलकुलेशन हो सकता है छूट गया हो, लेकिन आप एक बार कैलकुलेट भी करोगे तो 9/11 से कुछ ये वैल्यू आएगी, फिर इसमें क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। क्लियर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। डन, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर का। कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में कौन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। अच्छा, ज्यामितीय समावयवता के लिए कंडीशंस होती हैं। पहली चीज तो हम ऑप्शंस को अगर देखें तो सारे ऑप्शन यहाँ पर एल्कीन ही बता रहे हैं, ठीक, एल्कीन ही बता रहे हैं, समझ आया। अगर आप देखोगे तो सिर्फ इसको छोड़ दो, ये प्रोपेन ही है, सारे ऑप्शन एल्कीन दिखा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर एल्कीन्स में या एल्केन्स में देखेंगे तो वो जो समावयवता प्रदर्शित करते हैं वो सिस और ट्रांस में होगी। ज्यामितीय समावयवता किस तरह से होती है, यहां पर मान लो A और B ये लगे हुए हैं, इधर मान लो C और D लगे हैं। कभी भी A इज इक्वल्स टू B नहीं होगा, ठीक है, कभी भी सेम इस कार्बन पर सेम समूह नहीं लगे होंगे। अगर हम इस तरह से दूसरे C की बात करें तो C इक्वल टू नॉट D होगा, कभी नहीं होगा। तो अब एक एक करके इनका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ और एक एक करके ऑप्शन देख लो तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर 2-फेनिल-ब्यूटीन के लिए भी बनाओगे तो यहाँ पर आपको सेम जो पोजीशन है वहां पर आपको मिल जाएगा। अब इस हिसाब से आंसर जो सही होगा वो होगा थर्ड। कैसे सही होगा वो भी देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ब्यूटीन है, 4 कार्बन की बनेगी, यानी कि ठीक, सिंपली आपने ये 4 कार्बन का बना लिया, ठीक। उसके बाद अब आप यहां देखोगे तो कितने नंबर पर ये बोल रहा है, 2 पर, ठीक। या तो यहां से शुरू कर लो या यहां पर कहीं पर भी आप 2 देख सकते हो। तो आपने क्या किया, 1 2 दोनों पे सेम। अब ये कह रहा है 2 ब्यूटीन है, 1 पर फेनिल लगा है, 1 पर क्या लगा है, फेनिल लगा है। तो यहां पर आपने फेनिल ग्रुप लगा दिया, ये हो गया CH2 मान लो, वैलेंसी कंप्लीट, ठीक। इधर 3 है, एक H लगा दो यहाँ पर आप इस तरह से H लगा दो। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी H लगा दो, ठीक। क्या हो जाएगा, यहाँ पर H लगा दोगे, सेम ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो इन कार्बन का इस स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर करो तो इस पर देखो A H है और B क्या है, CH3 है, तो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, कंडीशन अप्रूव हो गई। नेक्स्ट अगर इस वाले C की बात करो तो यहाँ पर देखो H लगा है, यहाँ फेनिल ग्रुप लगा हुआ है, अलग अलग हो गया। इट मींस ये है जो यहाँ पर ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करेगा। बाकी आप ऑप्शन का स्ट्रक्चर बनाकर देखोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिल रहा होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दी गई अभिक्रिया में, यहाँ पर एक अभिक्रिया दे रखी है जिसकी रिएक्शन कराई जा रही है NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर टेम्परेचर यूज किया जा रहा है जिससे D उत्पाद हमें मिल रहा है।
अब वो उत्पाद की अभिक्रिया CuCN और KCN के साथ कराया जाता है और थोड़ा हीट भी किया जाता है, तो हमें कुछ कंपाउंड E मिलता है और उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी यहाँ पर मिलती है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो उत्पाद E है वो क्या होगा। सबसे पहले जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे, ठीक, यहाँ पर जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो मिलेगा कंपाउंड D, वो मिलेगा ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस CH3 एज इट इज रहेगा, ये है D। अब इसने सेम रिएक्शन करी इसके साथ, तो यहाँ पर ये हट जाएगा, ठीक, एज अ गैस, और बाकी यहाँ पर जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, यहां पर लग जाएगा CN ग्रुप, ठीक, और CH3 एज इट इज, ये आ गया E प्लस। क्लियर, ये आएगा आपका फाइनल उत्पाद। अब ऑप्शन में मैच कर लो, 72 में ऑप्शन देख लो फटाफट, क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ही सही है, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है अभिक्रिया दे रखी है 2A से B प्लस C बन रहा है, इसके लिए 300 केल्विन ताप पर जो मानक गिब्स ऊर्जा है परिवर्तन यानी कि डेल्टा G नॉट जो है वो कितना है, 2494.2 जूल। कह रहा है एक दिए गए समय पर अभिक्रिया मिश्रण का संगठन कितना दे रखा है, A दे रखा है 1/2, B दे रखा है 2, C दे रखा है 1/2। ये अभिक्रिया हुई जहां पर R आपको दे रखा है, ठीक। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले पूछ रहा है जो अभिक्रिया भागफल होता है वो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, अभिक्रिया भागफल की कंडीशंस क्या होंगी, ये पूछा जा रहा है। अब देखो फॉर्मूला क्या लगता है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन के लिए, -RT-ln, और क्या बन जाएगा, RT-ln के साथ साथ आपका बन जाएगा यहां पर K इक्विलिब्रियम, ठीक, K इक्विलिब्रियम यहां पर बन जाएगा। अब उसके बाद अगर आप देखोगे इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, अगर हम के इक्विलिब्रियम को यहां लाएंगे तो ये इधर अगर जाएगा तो e की पावर में जाएगा ना, लॉग हटाएंगे तो e की पावर एक्सपोनेंशियल में जाएगा तो -ΔG/RT बन जाएगा पक्का, ΔG0/RT। अब क्या करना है, यहां पर वैल्यू रख दो, इसकी दे रखी है 2494.1 अपॉन में 8 पॉइंट दे रखा है 314 और इनटू कितना दे रखा है 300, है ना, 300 केल्विन, 300 दे रखा है। सॉल्व करो, जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो ये कन्वर्ट होगा e की पावर -1, ठीक है, e की पावर -1 में कन्वर्ट होगा जिसकी वैल्यू आ जाएगी k इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.3678 समथिंग या 37 समथिंग वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई k इक्विलिब्रियम की। अब Q कैसे निकालोगे, Q के लिए आपको पता है C बाय B और C का मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में A, तो B और C की सबकी वैल्यू दे रखी है, ये हो जाएगा 2 और C हो गया 1/2, यहाँ पे भी पावर 1, A दे रखा है आपको 1/2 की पावर 2 होगी क्योंकि यहाँ पर 2 कोफिशिएंट लगा है। सॉल्व करोगे यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 4। देखो सबसे बड़ी बात ये वैल्यू ज्यादा है, इट मींस जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा Q इज ग्रेटर देन KC, ठीक। अब देखो सबसे पहले तो ये ऑप्शन हटाओ, ये भी ऑप्शन हटाओ, 2 ही ऑप्शन बचे। भागफल, अभिक्रिया भागफल ज्यादा है, इसका मतलब जो अभिक्रिया होगी वो पश्च दिशा में जाएगी यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है, 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, ये इक्वल टू समथिंग या कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट करोगे देन। क्लियर। नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर एसीटोन का वाष्प दाब 185 टॉर है। जब 1.2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम एसीटोन में घोलने पर वाष्प दाब पर 183, वाष्प दाब जो है वो क्या है 183 टॉर है, तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल में आपको बताना है क्या होगा। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल्स टू N अपॉन कैपिटल N, उसके मोल प्रभाज के बराबर। तो आप देखो वैल्यू सबसे पहले P0 क्या दे रखा है 185 टॉर, PS क्या दे रखा है आप सभी को 183 टॉर,
ठीक, माइनस कर दोगे, डिवाइड बाय, फिर यहां पर रखते जाओ वैल्यूज, अपॉन में 183। अब देखो यहां पर सॉल्यूट की अगर बात करोगे तो 1/2 दे रखा है, एम आपको कैलकुलेट करना है। कैपिटल एन की बात करोगे तो 100 ग्राम दे रखा है, और इसी के ही मॉलिक्यूलर वेट की बात करोगे तो होता है 58 होता है। कितना होता है? 58। कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक, डायरेक्टली अगर याद है तो डायरेक्टली लिख लो, अच्छी बात है। अब जब इसको पूरा सॉल्व करो, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी 64। क्या मिलेगी? m की वैल्यू 64 मिल रही होगी, ठीक है, क्या मिलेगी? 64 मिलेगी। डन। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर फिनॉल की रिएक्शन हो रही है जिंक के साथ, जहां पर इसे हीट किया जा रहा है। तो जब फिनॉल की हम रिएक्शन कराते हैं जिंक डस्ट के साथ या जिंक के साथ, तो हमें बेंजीन मिलता है, ठीक है, बेंजीन मिलता है, ये पता है, और साथ ही साथ जिंक भी यहां पर क्लियर है, ये मिला। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ए से फिर यही बेंजीन ने रिएक्शन किया AlCl3 और CH3Cl के साथ, तो हमें बी कंपाउंड मिला, बी प्रोडक्ट मिला। बी ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो सी मिला, और सी ने NaOH एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया तो डी मिला। कह रहा है कि यौगिक डी बताओ क्या होगा। यौगिक डी अब आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात यहां पर तो ए आपको पता है बेंजीन है, उसके बाद अगर बी की बात करोगे तो यहां पर जो बी बनेगा इस बेंजीन रिंग में ऊपर आकर CH3 लग जाएगा, ठीक। अब यही CH3Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना लेगा? ये यहां पर जब रिएक्ट करेगा तो ये यहां पर बना लेगा आपका CHCl2। क्या बना लेगा? CHCl2 बना लेगा। यही रिएक्शन यहां पर होगी तो ये बना लेगा CHCl2, ठीक। देन ये रिएक्ट करेगा NaH एक्वस सॉल्यूशन के साथ तो यहां पर आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, क्लियर। इस ग्रुप से रिप्लेस होकर तो डी क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर देखो NaNO2 और HCl के साथ सेम अभी रिएक्शन की थी हमने, तो यहां पर डायजोनियम मिलेगा, N2 प्लस Cl माइनस A मिला। इसकी वाटर से यहां पर देखो H3O प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई गई तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा और OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OH लग जाएगा यहां पर, OH, ठीक। B से C हमें पता चल रहा है, C मिल रहा है, लेकिन पूछ रहा है यौगिक B क्या होगा, तो यौगिक B यानी कि आपको फिनॉल ही मिल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहां पर रिएक्शन दे रखी है, देखो CH3 CH CH3 CHOH CH3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हो रही है 160 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि यहां पर निर्जलीकरण हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया गया, जल का अणु निकाल दिया गया। तो ये क्या बचेगा? जब इसमें से जल का अणु आप निकाल दोगे तो मान लो HOH, ठीक, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। देखो ठीक, फर्स्ट ऑप्शन को ही मिलाकर देखो, कहीं अगर मिल जाए तो यहां पर वाटर निकाला, जब वाटर निकला तो ये बनेगा कुछ CH3 और यहां से CH3 हो जाएगा ये, ठीक। ये H निकला, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, फिर CH है और ये वाला OH भी तो निकला था, ठीक, देन CH3। तो ये तो हो गया A, जो कि मेजर फॉर्म में मिलेगा, जो कि क्या है? अधिक मात्रा में मिल रहा होगा। अब देखो इसकी जगह और कोई है ऐसा? फर्स्ट मिला, ठीक, सेकेंड में ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं राइट हो सकता है। आगे ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं इसकी, जब ओजोन से रिएक्शन होगी इसी कंपाउंड की तो हमें दो उत्पाद मिलेंगे। कौन कौन से? एसीटोन मिलेगा पहली चीज, तो यहां पर CH3 CO CH3 प्लस हमें मिलेगा CH3 CHO, ये C है, ये B मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कॉलम ए में दिए गए निम्नलिखित अल्कोहलों को कॉलम 2 में कॉपर और 573 केल्विन के साथ उनकी अभिक्रिया के दौरान बने उत्पाद से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। कॉलम ए में अल्कोहल के टाइप दे रखे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा। 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, 2 डिग्री क्या देता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, बताना है। तो बहुत फेमस एग्जाम्पल भी है, 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा हमें एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री कीटोन देता है। तो अगर इससे बात बन रही है तो अच्छी चीज है। ए का थर्ड देखो 2 जगह है, यानी कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ऐसे ही गायब हो गए। बी का फर्स्ट यहां पर नहीं है, यहां पर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट हो गया। 2 ऑप्शन देखते ही हमें आंसर पता चल गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कॉलम ए में दिए गए निम्नलिखित अभिकारकों और अभिकर्मकों को कॉलम 2 में दिया गया उत्पाद से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनना है। अभी देखो ये रिएक्शन हमने करवाई थी, जिंक डस्ट के साथ क्या मिला था, बेंजीन मिला था। सही है ये तो, यानी कि ए का फर्स्ट 2 जगह है, ठीक, या तो बी का सेकंड होगा या बी का थर्ड होगा। अब जब फिनॉल Na2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करता है और H2SO4 के साथ, तो यहां पर ये क्या बनाएगा, ये आपका बेंजोक्विनोन बनाता है। किस तरह से, देखो बेंजोक्विनोन बनता है, यानी कि बी का थर्ड हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सी का सेकेंड सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। और उसके साथ साथ भी एक चीज बनती है, यहां पर तो बेंजीन बना, यहां पर ZnO बन जाता है। ठीक, अगर हम सेकेंड की बात करें, फिनॉल Na2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, बेंजोक्विनोन बनाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। बेंजोक्विनोन। सी की अगर बात करो तो यहां पर भी फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं CH-Cl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, और यहां पर सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर? किस तरह से, ये है। ठीक, अच्छा इनके साथ साथ एक चीज और बनती है, क्या, NaCl भी मिलता है, NaCl भी और जल भी मिलता है। तो ये क्या हो गया, C का सेकेंड। अब देखो कहां पर है, B का थर्ड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेकेंड, पक्का सेकेंड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो पहले ही हट गए थे। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन अर्धसेल का अपचयन विभव ऋणात्मक होगा कब। जो हाइड्रोजन अर्धसेल है उसका विभव ऋणात्मक कब होगा। अगर हम अभिक्रिया लिखें 2H+ से, यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर हम दे तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा फॉर्मूला, E = -RT/NF, और क्या होता है NF के बाद LnPH2/LnPH2/H+ की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला इस हिसाब से यहां पर रखोगे तो E को निगेटिव लाना है तो वैल्यू को यहां पर 1 कर दो। ठीक, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा आपका 2, और ये माइनस, यानी कि ये भी माइनस आ जाएगा, तो यहां पर H+ जो होगा वो कितना आना चाहिए, 1 मोलर, और H2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 ATM। ठीक है, यानी कि 2 वायुमंडलीय दाब। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3 तत्व दे रखे हैं X, Y और Z आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में है। ठीक है, ये तीसरे आवर्त में है, बोल रहा है कि क्रमशः X, Y, Z के ऑक्साइड क्षारीय, उभयधर्मी और अम्लीय हैं। X, Y, Z के परमाणु क्रमांक का सही क्रम बताओ। अच्छा, मान लो जब हम पीरियोडिक टेबल, जब आवर्त सारणी की बात करते हैं तो यहां पर आप सभी को पता है धातु होते हैं, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक, एकदम लास्ट कॉर्नर पे चले जाओ इस साइड पर, तो यहां पर क्या होते हैं, अधातु होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक,
इस साइड अगर एल्यूमिनियम वगैरह की हम बात करें, ठीक, तो एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इनके ऑक्साइड ये कैसे होते हैं? होते तो धातु हैं लेकिन अपवाद है, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं, ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड की प्रकृति दे रखी है, एक्स की प्रकृति है क्षारीय, यानी कि एक्स कहीं यहां बिलोंग करता होगा, इसका परमाणु क्रमांक, और सारे ही एक ही आवर्त के हैं एक्स, ठीक, यानी कि ये होगा इस तरह से। फिर वाई है, वाई की क्या है? उभयधर्मी, यानी कि यहां कहीं बिलोंग करता होगा। देन जेड है, अब कह रहे हैं इनका परमाणु क्रमांक बताओ, सेम आवर्त में जाहिर सी बात है जेड का ज्यादा होगा, तो ये सीरीज बन गई। आंसर मैच कर लो, देखो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन मैच हो रहा है, एक्स वाई एंड देन जेड, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटते क्रम में लिखो। आप देखो यहाँ पर एक एक करके अगर आप निकालोगे इनका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखोगे यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्योंकि इनकी 0 हो गई। फिर उसके बाद, और ये अगर यहाँ पर आप देखोगे Fe के हिसाब से अगर आप यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 3d6 बन रहा होगा, ठीक, यहां पर भी 3d6 बन रहा होगा, लेकिन ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है तो यहां पर सारी पेयरिंग हो जाएगी, तो यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम सेकेंड की बात करें तो वहां 3d5 बन रहा होगा, ठीक है। फोर्थ में अगर देखोगे +3 आ जाएगा, +3 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या बन रहा होगा? 3d5 बन रहा होगा। अब इसके हिसाब से जब आप प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड लगाओगे तो वहां पर देखोगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आपको फोर्थ में मिलेंगे। सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? घटते क्रम में लिखना है ना, घटते क्रम में अगर लिखोगे तो पहले आ जाएगा फोर्थ, फिर आएगा फर्स्ट, ठीक, फोर्थ फर्स्ट, फोर्थ देन फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकेंड वाला आ जाएगा और उसके बाद आएगा थर्ड। क्यों? क्योंकि यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 0 है। सबसे कम घटता क्रम देखना है, सबसे ज्यादा यहाँ है, 5 अयुग्मित है, फिर उसके बाद फर्स्ट, ठीक, फिर उसके बाद सेकेंड, देन फोर्थ, देन थर्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। 83 आसक्ति मिलान करना है, यौगिक दे रखा है और उसकी ज्यामिति यहाँ पर दे रखी है। BF3 के लिए अगर देखो तीनों बॉन्ड पेयर है, तीनों बंध युग्मित है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका संकरण क्या हो जाएगा? sp, जल्दी से बताओ, sp2 हो जाएगा, 3 है ना तो sp2। PCl5 के लिए 5 है, sp3d, कोई लोन पेयर नहीं है। SF6 के लिए हो जाएगा sp3d2, क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा। BCl2 के लिए sp हो जाएगा, BCl2 sp रेखीय होती है। BF3 त्रिकोणीय समतलीय होगी, PCl5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। SF6 जो होता है वो वर्ग समतलीय नहीं होता है, क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। तो यहाँ पर यही कथन है जो गलत है, तो ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट। तो 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दो कथन दे रखे हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण सेकेंड, यानी कि दो फर्स्ट और सेकेंड के रूप में इनको लेबल किया गया है। कथन ए कह रहा है जो BCl3 है वो त्रिकोणीय समतलीय है और PCl5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। अभी अभी आपने देखा, ठीक, PCl5 तो यानी कि ये तो सही है। BCl3 की बात करोगे तो तीनों ही यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तीनों ही बंध बना रहे हैं। अब तीनों ही बंध बना रहे हैं, त्रिकोणीय समतलीय है, ये भी सही। कैसे पता चलता है ये? इनके संकरण से। BCl3 का संकरण देखो कथन 2 में दे रखा है, sp2 होता है, बिल्कुल सही है, sp2 है। PCl5 का अभी अभी आपने निकाला है, P का संकरण sp3d, यानी कि इस हिसाब से ये दोनों ही कथन क्या है? सही है, दोनों कथन क्या होंगे? सही होंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? 85 नंबर के क्वेश्चन में संकुल दे रखा है और इसका IUPAC नाम पूछा जा रहा है। इस संकुल में अगर देखो सबसे पहले केंद्रीय धातु क्या है? कोबाल्ट है, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो क्या हो जाएगी इसके लिए? ये तो 0, ये यहाँ पर Cl2 है, ठीक। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो
X इसकी मान ली 5 दे रखे हैं अमोनिया के, 0, उसके बाद NO2 की अगर बात करोगे तो -1 हो जाएगी इसके लिए, यहाँ -1, इक्वल टू में आप 2 रख दो, ठीक, इक्वल टू में आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, समझ आया, प्लस का 2 रख दो इधर, ठीक है। आप सॉल्व करो तो कितना हो गया, x -1 इक्वल्स टू +2, ये इधर गया x इक्वल्स टू प्लस का 3, यानी कि 3 वाला ही आंसर होगा, या तो ये या ये, सेकेंड और थर्ड गलत। अब इनका नामकरण करते हैं, देखो ये अमीन है लेकिन इसका नाम रखेंगे अमाइन, ठीक, तो 5 है, पेंटा अमाइन हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा और कोबाल्ट, तो पेंटा अमाइन नाइट्रो एन कोबाल्ट और क्लोराइड। अब देखो आंसर कहां मिल रहा है, नाइट्रो एंड पेंटा अमाइन कोबाल्ट, ठीक, 3 क्लोराइड, इन दोनों में से ही होना है, पेंटा अमाइन नाइट्रो, क्योंकि इसमें नाइट्रो है, और अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखोगे तो कौन सा आंसर फिर होगा, 4th होगा, ठीक, पेंटा अमाइन पहले आ जाएगा, ठीक, क्लियर, चलो अमाइन है ना, पहले अमाइन आएगा फिर नाइट्रो यहां पर आएगा, क्लियर। नेक्स्ट 86 में सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, सूची 1 में संकुल दे रखे हैं और सूची 2 में उनकी समावयवता के प्रकार दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इजीएस्ट देखो, यहां पर यह आपको कौन सा लग रहा है, प्रकाशिक, कैसा लग रहा है, प्रकाशिक, तो डी का 4th कहां है, डी का 4th देखो 3 जगह, यानी कि सेकेंड ऑप्शन उड़ गया, ठीक। अब अगर हम यहां पर फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाला देखोगे तो यहां पर कोऑर्डिनेशन यहां पर चेंज हो रहा है, चेंज हो सकता है, तो इसे हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट समावेवी, यानी कि समन्वय समावेवी। सेकेंड वाले को अगर देखोगे, तो ये लिंकेज समावेवी है, ये क्या है, लिंकेज, और ये क्या है, विलायक है, सी वाला क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है, सी का सेकेंड हो जाएगा, ठीक, तो सी का सेकेंड कहां है, सी का सेकेंड थर्ड ऑप्शन, सी का सेकेंड थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, PO4 आयन में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु का फॉर्मल आवेश और PO बंध क्रम बताओ। फॉर्मल आवेश आप किस तरह से निकाल सकते हो, बहुत इजी है, 3/-4 कर दो, क्या मिलेगा, 4 सत्ते 28, यानी कि 0.7 समथिंग मिलेगा, 0.75 माइनस में। अब देखो 0.75 3 ऑप्शन है, ये हटा दो। पीओ का बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है तो सबसे पहले देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, फॉस्फेटाइन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पर डबली बॉन्डेड हो, ठीक, बाकी यहां पर जो लगेंगे वो सारे किस तरह से, ये आपका हो जाएगा। अब देखो यहां पर 5 है, ये 1 2 3 4 5 बटे 4, ठीक, तो 5/4 कितना आ गया यहाँ पर, 4 एकम 4, फिर गया 0.2, तो 1.2 समथिंग आएगा, 1.2 कहां दिख रहा है, ये 0.6 है, गलत, ये 1 है, 1.2 थर्ड ऑप्शन में है, केवल सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में अणु दे रखे हैं और सूची 2 में उनकी बंद कोटियां दे रखी हैं। यहाँ पर नियॉन की अगर बात करें Ni2, यहाँ पर बंद कोटि 0 होगी, अक्रिय गैसों की जो बंद कोटि होती है वो 0 होती है, यानी कि A का थर्ड। N2 है, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, जिसके लिए बंद कोटि कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है, तो N2 के लिए 3। B का 4, A का थर्ड, A का थर्ड, देखो पहले ही चीज से हमें आंसर मिल गया, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का क्वेश्चन अभिकथन और कारण टाइप का है। ये कह रहा है CH2Cl2 अध्रुवीय है और CCl4 ध्रुवीय अणु है। अब देखो CCl4 ध्रुवीय अध्रुवीय ये कैसे निर्धारित होता है, इनकी सिमेट्री, इनकी आकृति देख लेंगे। CCl4 की अगर बात करोगे तो इसमें सारे बंध जो होते हैं कैसे होते हैं, सिमेट्री में होते हैं, तो सारा जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कैंसल आउट हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, अध्रुवीय बन जाता है, अध्रुवीय होता है। और सेम अगर हम इसमें बात करें CH2Cl2 में, इसकी अगर हम बात करें CH2Cl2 में, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये क्या है CH2 और
Cl2 है, ठीक है। तो अगर आप यहां देखोगे, एक H यहां, एक यहां, मान लीजिए ये Cl है और ये Cl है। अब देखो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक। ये कम है तो ये क्या करेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा। तो इस चक्कर में क्या होगा कि जो वेक्टर है, जो यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण होंगे वो बट जाएंगे, और यहाँ पर आपका जो आएगा द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या आएगा, उसकी कुछ वैल्यू आती है समथिंग 1.6 डिबाय होती है। क्या होती है, 1.6 डिबाय होती है। तो अभिकथन तो यहाँ पर गलत होता है। कारण कह रहा है कि शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु प्रकृति में आध्रुवीय होता है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है वो कैसा होता है, आध्रुवीय होता है। ये तो बिल्कुल सही है, ट्रू है, ठीक, क्योंकि ये 1.6 है तो देखो यहाँ पर ये ध्रुवीय है, इसी वजह तो ये कैंसल, यही कारण है जिसकी वजह से गलत हुआ। ये कैसा होगा, ध्रुवीय होगा। ये कैसा होगा, अध्रुवीय होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैंसल आउट होकर 0 बन जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अभिकथन गलत है, अभिकथन गलत है, कारण सही है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न ट्रांजिशन धातु यानी कि संक्रमण धातुओं के मोनो ऑक्साइड क्षारीय गुण का क्रम दे रखा है। अब देखो ये सारे कौन से हैं, संक्रमण धातुएं हैं। कौन कौन सी दे रखी हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और आयरन दे रखा है, ठीक। अब याद करो ये कौन से संक्रमण धातु है, 3D ट्रांजिशन यानी कि 3D संक्रमण, प्रथम श्रेणी भी आप इसे बोल सकते हैं, 3D सीरीज जिसे बोलते हैं, 3D श्रृंखला। स्टार्टिंग कहां से होती है, स्कैंडियम से स्टार्टिंग होती है और एंड कहां होता है, जिंक पर जाकर होता है। तो यहाँ पर शक्ति वक्रमण, यहाँ बीच में मैग्नीज भी आ जाता है, ठीक है, मैग्नीज, फीको निकुंजनम, इस तरह से बनता है। ये पूरा आपकी 3D सीरीज रहती है। अब ये कह रहा है कि इनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 हो गया, ये 25, 26, 27, 28, 29, 30 दिन, ठीक। और बीच में एक और भी आता है। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि उनके क्या दे रखे, धातुओं के मोनो ऑक्साइड दे रखे, सबके मोनो ऑक्साइड यहां पर दे रखे हैं, वीओ है, क्रोमियम है और आयरन, इस तरह से ये दे रखा है। अब कह रहा है इनका आपको क्रम बताना है, इनका क्रम। अगर हम बेसिक कैरेक्टर, अगर क्षारीय गुणधर्म की बात करें, अभी अभी हमने इस पर बात करी थी, क्षारीय गुणधर्म की अगर हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में क्षारीय गुणधर्म क्या होता है, आगे जाने पर घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि आगे जब आप पीरियोडिक टेबल में जा रहे होगे तो वहां पर नॉन मेटल्स ज्यादा मिल रही होती है, आधातु ज्यादा मिल रही होती है। तो आधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। दिस इज द रीजन। तो क्षारीय गुणधर्म क्या हो रहा है, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में कम हो रहा है। अब देखो आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हो, कम हो रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, टाइटेनियम, उससे कम वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन आयरन। इस तरह से आपका यहाँ पर जो ऑक्साइड का क्रम होगा, क्षारीय क्रम, वो ये रहेगा। तो सबसे पहले देख लो क्या होगा, ये तो गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, थर्ड में आयरन इन्होंने पहले दे दिया, ये गलत है। फोर्थ में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, देन आयरन, यानी कि ये सही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो यानी कि जो 90 तक के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर आपके डिस्कशन हो जाते हैं कंप्लीट, यानी कि 46 से 90 तक का जो पेपर डिस्कशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत मजेदार लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।